गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 23 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये आपके हिस्ट्री के चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति से ली गई है और इस वर्कशीट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट बच्चों। बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रूसी साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, रूसी साम्राज्य में रूस के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान शामिल थे। इसे लिखना कैसे है ये भी आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा आप इस तरह से लिख सकते हैं, रूसी साम्राज्य में रूस के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान शामिल थे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा बेटा, रूसी क्रांति से पूर्व रूसी साम्राज्य की सामाजिक और राजनीतिक दशा कैसी थी। तो ये हम वर्कशीट को डिस्कस करते हुए भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखना है कि रूसी क्रांति से पूर्व रूसी साम्राज्य की सामाजिक व राजनीतिक दशा निम्न प्रकार थी। सामाजिक दशा नंबर 1, देश की आबादी के 85% आबादी किसान थे। जो पूरे देश की जो आबादी थी उसमें 85% लोग कौन थे बेटा, किसान थे। दूसरा पॉइंट, केवल बड़े किसानों के पास ज़मीनें थी और सिर्फ ऐसे जो बड़े किसान थे उनके पास ही ज़मीन थी, बाकी किसानों के पास ज़मीनें नहीं थी। थर्ड पॉइंट है हमारा, किसान और ज़मींदारों के संबंध अच्छे नहीं थे। उनके जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। क्यों नहीं थे, हम डिस्कस करते हुए भी वर्कशीट को जब हमने पढ़ा था कि जो किसान थे वो लगान नहीं चुका पाते थे, जिसकी वजह से ज़मींदार उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेते थे और इस वजह से उनके संबंध अच्छे नहीं थे। फोर्थ पॉइंट है बेटा हमारा, अधिकांश संपत्तियों का स्वामित्व सामंतों और रूढ़िवादी चर्च के पास था। जो संपत्ति थी वो किसके पास थी, सामंतों के पास और रूढ़िवादी चर्च के पास थी। फिफ्थ पॉइंट है, मजदूर वर्ग की स्थिति बहुत खराब थी। जो मजदूर वर्ग था उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी, क्योंकि उनको काम तो जो था वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता था और उनको जो तनख्वाह मिलती थी वो बहुत कम मिलती थी। उसके बाद है बेटा राजनीतिक दशा। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि रूस में जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश शासन था। राजतंत्र चलता था वहाँ पे, राजा का जो था निरंकुश शासन था, किसी का कोई नियंत्रण नहीं था शासन पे। सेकंड पॉइंट है, रूस में राजनीतिक दल अवैध थे, कोई भी राजनीतिक दल बनाने की परमिशन नहीं दी गई थी। थर्ड पॉइंट है, मध्यम वर्ग के उदारवादियों के पास कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं थे। उनको कोई भी राजनीतिक, जो मध्यम उदारवादी थे उनको कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं मिले हुए थे। थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारा, फ्रांसीसी क्रांति तथा रूसी क्रांति में आप क्या 2 अंतर और 2 समानताएं देख पाते हैं, संक्षेप में लिखें। इस क्वेश्चन में हमें फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति में 2 अंतर और 2 समानताएं बतानी है। तो बेटा फ्रांसीसी क्रांति तथा रूसी क्रांति में समानताएं, दोनों ही क्रांति का उद्देश्य राजा के निरंकुश शासन को समाप्त करना था। कि दोनों ही जो क्रांति थी वो उसका क्या कारण था, क्रांति होना कि जो राजा का जो निरंकुश शासन चलता था उसको वो समाप्त करना चाहते थे। सेकंड पॉइंट है, दोनों ही क्रांति में जनता सामाजिक और आर्थिक भेदभाव के खिलाफ थी और दोनों ही क्रांतियों में क्या था कि जो जनता थी वो सामाजिक और आर्थिक भेदभाव को ख़त्म करना चाहती थी। उसके बाद है बेटा फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति में अंतर। फर्स्ट है, फ्रांस की क्रांति 1789 में शुरू हुई, जबकि रूसी क्रांति 1917 में युद्ध के समय पर शुरू हुई थी। अब जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो 1789 में शुरू हुई थी। उस समय पे शांति का माहौल था, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था उन लोगों का कि उनको कोई क्रांति करनी है। जब वो एक अफवाह फैल गई थी कि राजा ने सेना को भेजा है जनता पर गोलियां चलाने के लिए, वह खबर सुन के ही लोगों में ज़्यादा आक्रोश पैदा हुआ था और क्रांति की शुरुआत हुई थी। और जो 1917 की जो रूसी क्रांति थी वो युद्ध के समय पर हुई थी और उसमें उसकी जो है पहले से ही लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी कि हमें ये क्रांति करनी है। सेकंड पॉइंट है बेटा हमारा, फ्रांसीसी क्रांति में राजा के शासन को हटाकर उसे मौत की सज़ा सुनाई गई और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई।
इसके विपरीत रूसी क्रांति के फलस्वरूप जार के निरंकुश शासन का अंत हुआ और रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी बेटा, उसके में क्या हुआ था, जो राजा थे उसको शासन से हटा दिया गया था, बाद में उसको मौत की सज़ा भी सुनाई गई थी और फ्रांस में फिर गणतंत्र की स्थापना की गई थी। इसके विपरीत जो रूसी क्रांति थी उसके बाद जार के जो निरंकुश शासन था उसका अंत हो गया था और रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। समाजवादी मतलब जो समाज और सरकार का जिस पर नियंत्रण हो, ऐसी सरकार की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, युद्ध के किसी देश की जनता पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। युद्ध होने से किसी देश पर क्या क्या असर होता है, ये इस क्वेश्चन में हमें बताना है। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, युद्ध के कारण किसी देश की जनता को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अधिक असर जो है जिसका आम जनता पर होता है। युद्ध के कारण किसी देश के संसाधनों को बहुत नुकसान पहुंचता है और वो समाप्त भी हो जाते हैं। इस समय खेती और उत्पादन बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, जिसके कारण खाद्यापूर्ति कम हो जाती है और वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। युद्ध में देश के नागरिकों को जान माल की भी बहुत हानि होती है। इस प्रकार युद्ध के दौरान देश के नागरिकों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हर प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब जब युद्ध होता है किसी देश में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उसका जो सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ता है बच्चों, आम जनता पर। और युद्ध के कारण क्या होता है, जो संसाधन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, वो समाप्ति के कगार पे आ जाते हैं इस समय। और बेटा जब युद्ध होता है तो उस समय पे क्या होता है, खेती और उत्पादन भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, जिससे जो खाद्य आपूर्ति होती है वो कम हो जाती है, लोगों तक उस खाना नहीं पहुंच पाता, ना खेती हो पाती है, ना उत्पादन हो पाता है नई नई चीज़ों का, ना ही उद्योग जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, उस समय पे सब बंद हो जाती है सारी क्रियाएं एक तरह से, और खाद्यापूर्ति कम हो जाती है और जो वस्तुएं होती हैं वो और ज़्यादा महंगी हो जाती है उस समय पे। हमने इस वर्कशीट को डिस्कस करते हुए भी देखा था कि जो खाद्यापूर्ति थी वो कम हो गई थी, जो खाद्य की आपूर्ति थी वो बहुत ज़्यादा सैनिकों के पास भेजी जाती थी, जिससे आम जनता को खाना नहीं मिल पाता था। अब युद्ध में जो है नागरिकों की जान भी जाती है, बहुत ज़्यादा हानि होती है, तो इसका सारे नागरिकों के शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पर और आर्थिक तौर पे हर तरीके से असर होता है देश की जनता पर। तो बेटा यहाँ पे हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बेटा अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे।